हाँ, और आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो हमारे पास मौजूद एक बहुत ही विस्तृत विजिटर गाइड और एक बेहद शोधपरक ऐतिहासिक स्क्रिप्ट है। और ये स्रोत सामग्री सच में बहुत खास है। अक्सर जब किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल की बात होती है तो जानकारी या तो सिर्फ आस्था तक सीमित रह जाती है या फिर कोरे ऐतिहासिक पन्नों तक। हाँ, वो बस एक तरफा हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जिन दस्तावेजों का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं उनमें 16वीं सदी के विवाद से लेकर आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कारों और यहाँ तक कि YouTube के ट्रेंडिंग एल्गोरिदम तक का पूरा ब्यौरा है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ये एक ऐसा संगम है जहाँ प्राचीन मान्यताएं आज की अत्याधुनिक तकनीक और शहरी नियोजन से हाथ मिला रही हैं। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन भी है। इस चर्चा का उद्देश्य केवल एक धार्मिक स्थल के बारे में ऊपरी जानकारी देना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे 500 वर्षों के एक बेहद लंबे इतिहास, एक जटिल कानूनी विवाद और वास्तुकला के एक अद्भुत प्रयोग ने मिलकर इस स्थान को आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले केंद्रों में से एक बना दिया है। सही कहा। जानकारी को सही संदर्भ में रखना बहुत जरूरी होता है। एकदम। जो श्रोता इतिहास, वास्तुकला या सिर्फ एक वैश्विक स्तर के प्रोजेक्ट को समझने के जिज्ञासु हैं, उन्हें यहाँ बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के हर पहलू की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब कोई विषय इतना चर्चित हो तो अक्सर लोग बुनियादी बातों से तो वाकिफ होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो गहरी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो कानूनी हो या ढांचागत, वो कहीं न कहीं छिप जाती हैं। हाँ, वो मुख्य धारा की चर्चा से गायब हो जाती हैं। हमारा ध्यान उन्हीं प्रक्रियाओं को सामने लाने पर होगा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस जगह की प्राचीन जड़ों और उस लंबे ऐतिहासिक संघर्ष से। जो स्रोत हमारे सामने हैं, वे स्पष्ट रूप से सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी का जिक्र करते हैं और रामायण के संदर्भ से ये बताते हैं कि हिंदू आस्था में इसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। हाँ, ये तो एक स्थापित मान्यता है। बिल्कुल। अब चूंकि जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वे ये बुनियादी बात जानते हैं, तो हम सीधे उस ऐतिहासिक मोड़ पर चलते हैं जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 1528 का वो साल। जी, दस्तावेज बताते हैं कि साल 1528 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1528 का साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यहीं से वो लंबा संघर्ष शुरू होता है। ऐतिहासिक दस्तावेज और जो विभिन्न यात्रा वृत्तांत है वो स्पष्ट करते हैं कि हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा लगातार बना रहा कि ये सटीक स्थान वही है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि ये संघर्ष कोई 1 या 2 दशक का नहीं था, बल्कि लगभग 5 सदियों तक चला। बिल्कुल। इन 500 सालों में शासन व्यवस्थाएं पूरी तरह बदल गईं। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ब्रिटिश राज आया और फिर आजाद भारत में लोकतांत्रिक सरकारें आईं। लेकिन ये मुद्दा लगातार अपनी जगह पर कायम रहा। ये एक बहुत ही असाधारण बात है कि कैसे एक ही भूखंड को लेकर पीढ़ियों तक दावे चलते रहे। और फिर आजाद भारत के इतिहास में एक और अहम घटना घटी। दिसंबर 1992 की घटना। हाँ, हमारे दस्तावेजों के अनुसार दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। इस घटना के बाद ये पूरा मामला सड़कों से हटकर पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत देश की अदालतों में चला गया। और ये कानूनी लड़ाई भी अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये कोई आम जमीन का विवाद नहीं था। बिल्कुल नहीं। अदालतों में इस मामले की जो सुनवाई चली उसमें केवल गवाहों के बयान नहीं थे, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की खुदाई की विस्तृत रिपोर्ट, प्राचीन शिलालेखों का अनुवाद, विदेशी यात्रियों के सदियों पुराने यात्रा वृत्तांत और हजारों पन्नों के ऐतिहासिक साक्ष्य शामिल थे। मतलब सबूतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। बिल्कुल। दशकों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम सबूतों का बहुत ही सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। और चूंकि हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन करना या कोई राजनीतिक राय रखना नहीं है, हम केवल उन तथ्यों की बात कर रहे हैं जो हमारे स्रोत में दर्ज हैं। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर ही लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। हाँ, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। और आखिरकार साल 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इस पूरे विवाद का एक कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर पूरी तरह से सुलझाया जाना। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले में
सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को दी जाएगी और साथ ही मस्जिद निर्माण के लिए एक अलग स्थान पर जमीन आवंटित करने का भी आदेश दिया। दुनिया के न्यायिक इतिहास की उन दुर्लभ घटनाओं में से एक। बिल्कुल, जहां सदियों पुराने एक आस्था और इतिहास से जुड़े विवाद को आधुनिक न्याय प्रणाली के तहत सबूतों और पुरातत्वों के आधार पर सुलझाया गया। और यहाँ से ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब अदालत का फैसला आ गया और 500 साल के विवाद का समाधान हो गया, तो उसके बाद जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई वो वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिस पे यकीन करना मुश्किल होता है। वो आंकड़े सच में हैरान करते हैं। हमारे इस स्रोत में 5 अगस्त 2020 का विशेष रूप से उल्लेख है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जब इसका डिजाइन दुनिया के सामने रखा, तो उसके आंकड़े, उन आंकड़ों पर गौर करना वाकई जरूरी है। ये मंदिर लगभग 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। सोचिए, 161 फीट की ऊंचाई, मतलब आज के समय की लगभग 16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा ढांचा। विशालकाय ढांचा है ये। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विशाल ढांचे को पूरी तरह से केवल पत्थरों से बनाया जा रहा है। हाँ, लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं। हमारे पास मौजूद वास्तुकला की स्क्रिप्ट इस बात पर खास जोर देती है कि इस पूरे निर्माण में कहीं भी लोहे या आधुनिक कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज के दौर में जब हम एक छोटा सा घर भी बिना लोहे के सरियों की नहीं बनाते, तब इतना बड़ा निर्माण केवल पत्थरों से करना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। और इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग का तर्क भी है। वो क्या? देखिए, लोहे की एक सीमित उम्र होती है। समय के साथ उसमें जंग लगता है और वो पूरे ढांचे को कमजोर कर देता है। निर्माणकर्ताओं का लक्ष्य एक ऐसा मंदिर बनाना था जो अगले 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी नुकसान के खड़ा रहे। अच्छा, तो लंबी उम्र के लिए ऐसा किया गया। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला को चुना। इसमें राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर और कर्नाटक से लाए गए बेहद मजबूत ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को जोड़ने की तकनीक भी तो कमाल की है। स्रोत बताते हैं कि चूंकि सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए प्राचीन भारतीय तकनीक का सहारा लिया गया, जिसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। हाँ, इंटरलॉकिंग या तांबे की प्लेट्स के जरिए जोड़ा जाना। एक पत्थर के खांचे में दूसरे पत्थर को इस तरह से फंसाया गया है कि वे भूकंप के झटकों को भी आसानी से सह सकते हैं। एकदम सटीक इंजीनियरिंग है ये। यह सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं है, ये इस बात का जीवित उदाहरण है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला का विज्ञान कितना उन्नत था और उसे आधुनिक तकनीक के साथ कैसे वापस लाया जा सकता है। इस इंजीनियरिंग का एक और पहलू है जो अक्सर छिप जाता है, वो है इसकी नींव। जब आप इतना भारी पत्थरों का ढांचा खड़ा करते हैं तो जमीन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट बताती है कि मंदिर के नीचे एक कृत्रिम चट्टान जैसी नींव तैयार की गई है। मतलब एक बनावटी चट्टान? हाँ, जिसमें फ्लाई ऐश और अन्य सामग्रियों की कई परतें बिछाई गई हैं। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि हजारों टन वजनी ये मंदिर सदियों तक अड़िग रहे। पत्थरों की नक्काशी, उन पर उकेरी गई आकृतियां, ये सब एक बहुत ही बारीक और विशाल पैमाने का काम है। और इसी वास्तुकला और इंजीनियरिंग की मेहनत का परिणाम वो दिन था जिसका जिक्र हमारी स्क्रिप्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में है, 22 जनवरी 2024। वो ऐतिहासिक दिन। हाँ, ये वो दिन था जब मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में देश और दुनिया भर के हजारों संत, गणमान्य अतिथि और लाखों श्रद्धालु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हुए। और इसके बाद ही इस विशाल मंदिर को आम दर्शन के लिए खोल दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि वो 500 वर्षों के एक लंबे अध्याय का समापन और एक नए युग की शुरुआत था। और इस दिन के बाद से ही इस स्थान ने जो गति पकड़ी है वो अभूतपूर्व है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतिहास के इन पन्नों, अदालती सबूतों और वास्तुकला के इन भारी भरकम आंकड़ों से निकलकर वर्तमान की सच्चाई क्या है? अब हमें इसके लॉजिस्टिक्स को देखना होगा। बिल्कुल, चलिए इस पूरी चर्चा को इतिहास से निकालकर आज की यात्रा लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे स्रोत में जो विस्तृत विजिटर गाइड दी गई है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि मंदिर कब खुलता है, बल्कि ये दिखाती है कि एक पूरा शहर कैसे बदल चुका है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। जब कोई स्थान एक वैश्विक धार्मिक केंद्र बन जाता है
तो सिर्फ मंदिर का निर्माण काफी नहीं होता। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ता है। पूरे शहर को उस दबाव को सहने के लिए तैयार करना पड़ता है। गाइड में दर्शन के समय का जिक्र है कि सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन होते हैं। विशेष आरती के समय भी तय है। लेकिन असली कहानी इन समय सारणियों के पीछे छुपी है। हाँ, यह कहानी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हर दिन लाखों लोगों की इस भीड़ को संभालने के लिए रातों रात खड़ा किया गया है। ये बात बिल्कुल सटीक है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मध्यकालीन शहर को अचानक से एक स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया हो। रातों रात का काया पलट है। गाइड बताती है कि अब वहाँ सिर्फ एक साधारण रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि अयोध्या धाम जंक्शन नाम का एक अत्याधुनिक स्टेशन है, जिसकी इमारत का डिजाइन खुद मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। और इसके साथ ही हवाई यात्रा करने वालों के लिए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का निर्माण हुआ है। इसके अलावा सड़कों का जो जाल बिछाया गया है वो भी गौर करने लायक है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से अयोध्या को जोड़ने वाले शानदार हाईवे बन चुके हैं। शहर के अंदर राम पथ और भक्ति पथ जैसे चौड़े कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ये एक बहुत बड़ा केस स्टडी है कि कैसे एक सिंगल प्रोजेक्ट किसी पूरे क्षेत्र के आर्थिक और ढांचागत परिदृश्य को पूरी तरह से पलट सकता है। और ये भी समझने वाली बात है कि श्रद्धालु केवल एक इमारत देखने नहीं आते। हाँ, वो पूरे अनुभव के लिए आते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि अयोध्या सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से उन अन्य पवित्र स्थानों का जिक्र करती है जो मिलकर एक पूरा आध्यात्मिक इकोसिस्टम बनाते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम। गाइड में हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में बताया गया है, जिनकी अपनी अलग मान्यताएं हैं। इसके साथ ही पवित्र सरयू नदी और राम की पैड़ी का भी उल्लेख है। प्रशासन ने सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शुरू की हैं। मतलब आस्था और आधुनिकता का सीधा तालमेल। तो कोई भी आगंतुक जब वहां जाता है तो वो पूरे एक अनुभव का हिस्सा बनता है, जो आस्था और आधुनिक सुविधाओं का एक बेहतरीन संगम है। और इस तालमेल का सबसे बड़ा सबूत हमें डिजिटल दुनिया में देखने को मिलता है। हमारी स्क्रिप्ट इस बात पर बहुत जोर देती है कि राम मंदिर अब केवल एक भौतिक स्थान नहीं रह गया है। यह एक बहुत बड़ा वैश्विक डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है। हर दिन लाखों लोगों का अयोध्या पहुंचना एक बात है, लेकिन करोड़ों लोगों का इसे इंटरनेट पर खोजना दूसरी बात है। आज के समय में ये विषय YouTube और दुनिया भर के सर्च इंजनों पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। ये डिजिटल मांग इस बात का प्रमाण है कि आस्था और तकनीक आज के दौर में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग अब सिर्फ जाकर दर्शन नहीं करना चाहते, वो पहले से अनुभव करना चाहते हैं। बिल्कुल, वे जाने से पहले वहाँ की 4K ड्रोन फुटेज देखना चाहते हैं। वे वीलॉग्स के जरिए वहाँ की सड़कों का अनुभव लेना चाहते हैं और वे ऑनलाइन गाइड पढ़कर अपनी यात्रा की योजना बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि जिस विस्तृत स्रोत सामग्री का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो खुद एक हाई क्वालिटी SEO अनुकूल डिजिटल कंटेंट के रूप में मौजूद है। ऐतिहासिक धरोहरें अब डिजिटल माध्यमों से ही नई पीढ़ियों तक पहुंच रही हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि यह सफर केवल कुछ ईंटों और पत्थरों को जोड़ने का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सफर शुरू होता है रामायण के प्राचीन पन्नों से, गुजरता है 1528 के उस मोड़ से जिसने 500 साल लंबे और जटिल संघर्ष को जन्म दिया। हमने देखा कि कैसे दशकों तक चले कानूनी दांव पेंच और पुरातत्व के सबूतों के बाद